हिंदी शब्द कहाँ से बना है, किस भाषा से? हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? फारसी, संस्कृत या ईरानी? क्या ईरानी? ईरानी लोग थे, उनकी भाषा फारसी थी, तो किसकी देन है? फारसी की। ठीक है, जो हिंदी शब्द बना है वो फारसी भाषा के द्वारा बनाया गया है। अच्छा, किस आधार पर बना था? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस आधार पर हुई है? भारत के उत्तर पश्चिम में जो सिंधु नदी बहती है उस आधार पर सिंधु शब्द से जाकर क्या बना है? हिंदी बना है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपके पास हिंदी शब्द है, जैसे सिंधु था, सिंधु में जो ईरानी लोग थे वो स को ह प्रोनाउंस करते, वहां से हिंदू बन गया, नदी का नाम बन गया। फिर जो क्षेत्र था हिंद बन गया। हिंद में उन्होंने कौन सा प्रत्यय जोड़ा था? ई प्रत्यय जोड़ा था। कैसा प्रत्यय था? संबंध कारक ई प्रत्यय था फारसी भाषा का, जो लगने से क्या बन गया था? हिंदी। हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी के दो अर्थ है। पहला अर्थ, ठीक है, हिंद में रहने वाले लोग, हिंद के निवासी, और दूसरा हिंद की भाषा, कि जो लोग हिंद क्षेत्र में रहते हैं वो कौन है? वो हिंदी लोग हैं। और जो लोग वहां पर भाषा बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है वहां पर, वो कौन सी भाषा? वो हिंदी है। जैसे हमने चीन का एग्जांपल लिया था उस दिन, हम क्या बोलते हैं? चीन के लोग कौन है? चीनी लोग हैं। चीन की भाषा वो भी चीनी भाषा, तो ऐसे वो हिंदी का प्रयोग हो रहा था डबल। ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी हिंदी भाषा का विकास। कल छोटा सा इंट्रो दिया था इसका, आज टॉपिक कवर करेंगे हिंदी भाषा का विकास। जी, हिंदी भाषा का विकास मतलब कि जो हिंदी भाषा है, जो हम यहाँ जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, वो हिंदी बनी कहाँ से है? जी, किस भाषा से बनी है? संस्कृत से बनी है ना। शुरुआत कहाँ से हुई थी? संस्कृत से हुई थी, फारसी से नहीं हुई थी। फारसी से वो शब्द बना है, जो ये हिंदी शब्द है ना, ये फारसी से बना है। शब्द फारसी से बना है, लेकिन भाषा फारसी से नहीं। भाषा कहाँ से बनी है? संस्कृत से बनी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास कर रहे हैं, तो संस्कृत से लेकर हिंदी तक का पूरा सफर हमने इसमें कवर करना है। ठीक है, तो वो जो टोटल टाइम पीरियड है, पूरा टाइम पीरियड है, कहां से कहां तक का? 1500 ईसा पूर्व से आज तक का। हिंदी तो अब भी बोलते हैं ना, तो 1500 ईसा पूर्व से आज तक का पढ़ना है। ठीक है, उसको हम कुल कितने चरणों में डिवाइड करते हैं? 3 चरणों में विभाजित करते हैं। अच्छा, मैंने 1500 ईसा पूर्व क्यों बोल रहा? 1600 क्यों नहीं बोल रहा? 1700, 1800, 1500 ईसा पूर्व ही क्यों बोल रहा? कल क्या बताया था? भारत में आने वाले पहले, सबसे पहले कौन थे? आर्य थे। आर्य थे ना, तो मैंने उनके बारे में बताया था कि जो आर्य थे कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले थे। उनकी भाषा क्या थी? आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। मध्य एशिया में रहते संस्कृत भाषा बोलते। तो आर्य वहां से चलकर, जैसे मैंने बताया पुराने समय में लोकेलिटीज नहीं होती, जैसे हम एक नगरीय सभ्यता में रहते हैं, हम एक जगह रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, एग्जैक्ट है, हम वहीं पे रहेंगे। पहले क्या था? लोग खाने की तलाश में, अलग अलग नए सोर्सेज की तलाश में वो आगे बढ़ते रहते, नई नई जगहों की तलाश में। तो ऐसे ही उनकी जो एक टुकड़ी थी वो कहाँ आई? भारत पहुंची थी। भारत में आर्य सबसे पहले कहाँ रुके थे? रोपड़ में रुके थे। ठीक है, रोपड़ में रुके थे। कब आए थे भारत? 1500 ईसा पूर्व। इसीलिए मैंने बोला था 1500 ईसा पूर्व, कि जब आर्य जो थे भारत आए थे, भारत में आकर रोपड़ में बसे थे। बोल तो क्या रहे थे? अब मान लो मैं आज यहाँ पर हूँ, मैं कल साउथ में चला जाता हूँ, क्या मैं वहां जाकर तमिल बोलने लग जाऊंगा? नहीं, मेरे को तो नहीं आती, मैं तो यहाँ की भाषा बोल रहा हूँ ना। वो धीरे धीरे कर कर चेंज होता जाएगा मेरी भाषा में, वो हो सकता है उन जैसी बन जाए, होगा ना। तो ऐसे ही जब आर्य आए थे वो क्या बोल रहे थे? यहाँ कर भी उन्होंने क्या बोली? संस्कृत बोल ली। तो उस संस्कृत से लेकर हमने हिंदी तक का सफर पढ़ना है। आया समझो सभी को? ठीक है, तो हिंदी भाषा का विकास कितने चरणों में? 3। ये जो टाइम पीरियड है इसको हमने 3 चरणों में। अच्छा, ईसा पूर्व का भी मैंने समझाया था कुछ। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या डिफरेंस है? ठीक है, हमारे पास 2 चीजें होती है, एडी एंड बीसी, इंग्लिश में जो हम पढ़ते हैं। एडी आफ्टर डिकेड, बीसी बिफोर क्राइस्ट, 2 चीजें होती हैं। तो यही 2 चीजें हमारे पास हिंदी में भी होती है, ईसा पूर्व और ईस्वी। ईसा पूर्व और ईस्वी, ईस्वी मतलब की एडी, और ईसा पूर्व मतलब की बीसी। सबसे पहले क्या चलते थे? ईसा पूर्व चलते थे, है ना। तो मैंने क्या बोला? 1500 ईसा पूर्व। तो ये जो 1500 ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से वर्ष कैसे चलते होते थे? ईसा पूर्व में वर्ष कैसे चलते? वर्ष उल्टे चलते। तो उल्टे चलते चलते, जैसे मैंने कल समझाया था, 100 पे आए होंगे, करते करते एक बार खत्म भी हो गए होंगे, है ना, 0 पर भी आए होंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को पहली सदी या प्रथम शताब्दी का नाम दिया जाता है।
और माना जाता है कि इसी समय में भगवान यीशु मसीह जो थे और जीसस क्राइस्ट जो थे उनका जन्म हुआ था। और इसके बाद से जो वर्ष है वो सीधे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद से वर्ष सीधे चलने लगे, तो ऐसे ही 100-200 करते करते 2025 ईस्वी तक आ गए हैं। वो ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है। हमारा सफर यहां से चलकर यहां पर खत्म होगा। तो याद रखना, अभी वर्ष उल्टे चलेंगे, बीच में जाकर वर्ष सीधे चलने लग जाएंगे, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अच्छा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, हिंदी की जननी कल समझाया था, संस्कृत नहीं है। हिंदी की जननी संस्कृत नहीं है, जननी जिससे जन्म हुआ हो। तो आप तो बोलेगा अभी तो संस्कृत से बोल रहे जन्म हुआ है ना। हिंदी की आदि जननी, आदि मतलब पुरानी, हिंदी की पुरानी जननी जहां से शुरुआत हुई थी वो थी संस्कृत। लेकिन हम जननी उसको मानेंगे जिस भाषा के बाद एग्जैक्ट हिंदी बनी है। बीच में बहुत सारी भाषाएं बनेंगी, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत वगैरह बहुत सारी, अपभ्रंश वगैरह बहुत भाषाएं बनेगी। तो जिस भाषा के बाद एग्जैक्ट हिंदी बनेगी उसी को हिंदी की जननी माना जाएगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, ठीक है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय। मैंने बताया था अलग अलग भाषा परिवार है हमारे पास। ये परिवार फैमिली वाला परिवार नहीं है, अलग अलग भाषा परिवार, जैसे ऑस्ट्रिक हो गया, द्रविड़ हो गया, अलग अलग भाषा परिवार है। तो ऐसे ही हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की। अच्छा, भारोपीय परिवार की भाषा, भारोपीय किससे मिलकर बना है? भारत और यूरोपीय, भारत और यूरोपीय। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? भारोपीय। जो जितनी भी भाषाएं इस एरिया में बोली जाती है, ये सारी ज्यादातर एक ही जगह से, मैंने कल समझाया था कि जो आर्य थे उनकी एक टुकड़ी यूरोप चली गई थी, जर्मनी चली गई थी, एक भारत आ गई थी, तो बनी तो वहीं से है। तो इसीलिए जितनी भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं जो एक जगह से बनी है उन्हीं को भारोपीय के अंदर रखा गया है, ठीक है। सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारत में, सबसे ज्यादा किस परिवार की भाषाएं बोली जाती है? भारोपीय परिवार की। आया ना समझ में? 73%, ठीक है। अब बात करेंगे हमारा पहला चरण, हेडिंग दो। हमारा पहला चरण जो रहेगा प्राचीन आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा, ये उस समय की बात करेगा जब आर्य भारत में आए थे, ठीक है। कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। तो हम शुरुआत इसकी 1500 ईसा पूर्व से करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड लिख लो, कब से कब तक चली है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक हमारे पास कौन सा चलता है? प्राचीन आर्य भाषा। ये पहला चरण चलता है, ठीक है। अब इस चरण के अंतर्गत भी भाषाएं आएंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कौन सी भाषा थी? वैदिक संस्कृत। सबसे पहले थी वैदिक संस्कृत। सबसे पहले जो आर्य थे वो क्या बोलते थे? वैदिक संस्कृत बोलते थे, ठीक है। वैदिक संस्कृत को और किस नाम से जाना जाता है? छांदस। वैदिक संस्कृत को छांदस के नाम से भी जाना जाता है। टाइम पीरियड लिख लो, वैदिक संस्कृत का क्या टाइम पीरियड था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नॉलेज सबकी होनी चाहिए। पाली भाषा, प्राकृत भाषा जो आगे आएंगी उनके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे वैदिक संस्कृत का अन्य नाम छांदस। जब आप लिटरेचर में जाओगे तो लिटरेचर में बहुत बड़ा रोल है इनका। इंग्लिश में एग्जाम में कुछ भी आता है? इंग्लिश में जो आपके पास रहता है ज़्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन रहता है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ आती है हिंदी में। थोड़ा ये भी, जब देखो जब तक हिंदी का बेसिक ही नहीं पता ना तब तक आप हिंदी पढ़ ही नहीं सकते, मेरा मानना है। हाँ, वो तो पर्यायवाची शब्द, श्रुति संपन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, बहुत कुछ है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सारा आएगा। हाँ जी, तो इसकी बात कर रहे हैं, ये चलेगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अच्छा, ये चरण कंप्लीट होने के बाद 2 चरण थे इसमें, मतलब जैसे इसमें 2 भाषाएं आती है। जो पहला चरण है प्राचीन आर्य भाषा, इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती है। पहली है वैदिक संस्कृत जिसको छांदस का नाम दिया जाता है, दूसरी है लौकिक संस्कृत। दूसरी थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, या आप इसको संस्कृत कह सकते हैं, जो स्कूल्स वगैरह में पढ़ाई जाती है,
ये वो संस्कृत है, लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। एक 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अच्छा, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वैदिक संस्कृत या छांदस का नाम किसने दिया था? ये जो नाम है किसने दिया था? लिख लो, महर्षि पाणिनि और यास्क ने। महर्षि पाणिनि और यास्क ने। महर्षि पाणिनि बहुत जगह पढ़ोगे आप हिंदी में, महर्षि पाणिनि आगे भी, महर्षि पाणिनि और यास्क ने। अच्छा, अगर ये पूछ लिया है लौकिक संस्कृत का नाम किसने दिया था संस्कृत का, सेम महर्षि पाणिनि, केवल महर्षि पाणिनि लिखोगे। अच्छा, हमारे पास कुल कितने वेद हैं? वेदों की संख्या 4 वेद है। सबसे पुराना वेद लिख लो, ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में हुई है। अन्य बाकी तीनों वेदों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। बाकी तीनों वेदों की रचना लौकिक संस्कृत में हुई है। ऋग्वेद की रचना वैदिक संस्कृत में और अन्य तीनों वेदों की रचना लौकिक संस्कृत में। क्लियर है? ठीक है, हर चीज का एक मेन पॉइंट है, वो मैं आपको बताता चलूँ। जैसे इसका ऋग्वेद है और अन्य 3 वेद उसके। ठीक है, अब ये हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे चरण पे। देखो, मध्यकालीन आर्य भाषा। हाँ जी, हमारा दूसरा चरण है हिंदी भाषा के विकास का, मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब ध्यान देना, 1500 से 500 ईसा पूर्व। अब 500 में ये खत्म हो गया पहला चरण, दूसरा चरण 500 से उठेगा। 500 ईसा पूर्व से कहां तक? 1000 ईस्वी तक। अब ईसा पूर्व और ईस्वी दोनों इसमें आ गए, यहाँ पर टाइम चेंज हुआ बीच में। ठीक है, तो ये आता है मध्यकालीन आर्य भाषा में। तो मध्यकालीन आर्य भाषा में सबसे पहली जो भाषा रखोगे, देखो पाली भाषा। सबसे पहले जो बनेगी पाली भाषा। याद रखना, पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर क्या बन गई? लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद क्या बनी? पाली बनी। ठीक है, पाली भाषा। पाली भाषा का टाइम पीरियड 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी या पहली सदी तक कह सकते हैं आप। 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक, प्रथम शताब्दी तक पाली भाषा का टाइम पीरियड है। अच्छा, पाली भाषा को अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे इसका छांदस था, है ना, ऐसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। लिख लो कौन सा? पहला आएगा प्रथम प्राकृत। पहला नाम जो इसको दिया जाता है प्रथम प्राकृत। और क्या नाम दिया जाता है इसको? संस्कृत का अपभ्रंश। 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 तो अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ क्या है अपभ्रंश शब्द का? जी, क्या होता है? अंश नहीं, संस्कृत का अपभ्रंश। देखो, अपभ्रंश उसको बोला जाता है जो रास्ते से भटक जाता है। जब रास्ते से भटक जाते हैं तो यहां पर क्या कहा जाता है? संस्कृत का अपभ्रंश। मतलब जो संस्कृत भाषा है ना, वो अपने रास्ते से भटक चुकी है, वो एक नई भाषा का रूप लेती आ रही है, वो संस्कृत है ही नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है? संस्कृत का अपभ्रंश की संस्कृत जो है अपने रास्ते से भटक चुकी है यहाँ पर। ठीक है, प्रथम प्राकृत। अब किसी चीज को कोई नाम दे रहा है, कोई वैलिड रीजन तो होता है इसके पीछे। इसको प्रथम प्राकृत क्यों कहा गया? प्रथम प्राकृत क्यों कहा जाता है इसको? हाँ जी, प्रथम प्राकृत, प्राकृत का पहला रूप। इसके बाद जो भाषा बनेगी वो कौन सी बनेगी? वो प्राकृत भाषा बनेगी, इसीलिए इसको पहला रूप कहा गया है उसका। ठीक है, तुम ओपन कर दो इसको। हाँ जी, तो
इसको बोला जाता है संस्कृत का अपभ्रंश। तूफान आ गया आज। और क्या नामों से जाना जाता है इसको? हाँ जी, लिख लो। प्रथम प्राकृत संस्कृत का अपभ्रंश। भारत की पहली देश भाषा, भारत की पहली देश भाषा, भारत की पहली देश भाषा भी किसे कहा गया है? पाली भाषा को कहा गया है। भारत की पहली देश भाषा। अच्छा, अब एक चीज समझो, नहीं मैं पाली की बात कर रहा हूँ, पाली भाषा। संस्कृत के बाद जो भारत में पहली बोली जाने वाली भाषा, देखो संस्कृत, अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये भी संस्कृत थी, ये भी संस्कृत थी, दोनों संस्कृत थी ना पहले। संस्कृत कहाँ की भाषा थी? आर्य। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। तो भारत की तो नहीं थी अपनी, वो तो मध्य एशिया की भाषा थी। तो भारत में आने के बाद जो पहली भाषा बनी, जो पहली अपनी भाषा बनी, जो यहीं पर बोली जाती, कहीं और नहीं बोली जाती, वो कौन सी थी? वो पाली थी। इसीलिए इसको भारत की पहली देश भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। इसका एक मेन पॉइंट लिख लो। महात्मा बुद्ध ने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। लिख लो, महात्मा बुद्ध ने ये सब इंटरलिंक्ड है, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। हाँ जी, महात्मा बुद्ध ने सभी उपदेश पाली भाषा में दिए। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद पाली के बाद हम पढ़ेंगे दूसरी, प्राकृत। जी जी, जैनिज्म, सही, महावीर जैन। प्राकृत की बात करते हैं। प्राकृत भाषा का टाइम पीरियड लिखेंगे पहली सदी से प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। पहली सदी से 500 ईस्वी तक। हाँ जी, इसको और क्या नाम दिया गया है? द्वितीय प्राकृत। इसको क्या बोला जाता है? द्वितीय प्राकृत। इसको बोला गया द्वितीय प्राकृत। क्यों बोला गया? प्रथम प्राकृत कौन है? पाली। तो ये दूसरा रूप हुआ ना, द्वितीय हो गया, वो तो पहला है, तो इसको बोला गया है द्वितीय प्राकृत का नाम दिया गया है। ये प्राकृत का ही दूसरा रूप है। ठीक है, अच्छा, एक मेन पॉइंट इसका भी लिख लो। महावीर जैन ने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। महावीर जैन ने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। अच्छा, महात्मा बुद्ध कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक। और महावीर जैन जैन धर्म के संस्थापक। ठीक है, तो महावीर जैन ने सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं। अच्छा, आगे एक लास्ट क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं इसका, फिर बाकी कल कवर कर लेंगे। ठीक है, ये तो दो हो गई, लेकिन टाइम पीरियड कहां तक पहुंचा? जाना कहां तक चाहिए? तो एक भाषा और बची है, इसी का तीसरा पार्ट एक और लिख लो। भाषा का नाम है अपभ्रंश। अब भाषा कौन सी बन गई? अपभ्रंश। पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, और अब क्या बन गई? अपभ्रंश बन गई। अपभ्रंश का टाइम पीरियड लिख लो, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। वो अभी देखोगे आगे, क्योंकि इसमें अभी मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आगे, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, देखना ध्यान से। जो आपको मिलेगा ना वो 1000 से 1100, वो आधुनिक है, आधुनिक का पोर्शन है, जो प्राचीन हिंदी है, प्राचीन हिंदी। अभी देखना, अभी सारा मैं इसको आगे हिंदी तक लेके जाऊंगा, वहां तक समझ में आ जाएगा आपको सारा। हाँ जी, अपभ्रंश की बात करते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अच्छा, इसका मेन पॉइंट लिख लो। हिंदी भाषा का जन्म इसी भाषा से हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म इसी भाषा से हुआ है। तो हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश। हिंदी की जननी कौन है? अपभ्रंश है, संस्कृत नहीं है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। आगे समझ में? ठीक है,
ये तो अपभ्रंश का होगा। अच्छा, इसमें एक और मेन पॉइंट आता है, जब इसका अंतिम समय चल रहा था, मतलब ये अपने लास्ट स्टेज में थी कि ये मतलब 1000 के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास थी, तब इसको एक नाम दिया गया था। क्या नाम था? अपभ्रंश को एक नाम भी दिया गया था, क्या था? अवहट। इसको लिख लो, इसके अंतिम समय में इसे अवहट का नाम दिया गया। अंतिम समय में इसे अवहट का नाम दिया गया। है तो अपभ्रंशी, भाषा तो अपभ्रंशी थी, बस नाम अवहट का दे दिया गया इसको अंतिम समय में। अब इसको अवहट का नाम दिया गया। अच्छा, जो अवहट है इसका भी टाइम पीरियड लिख लो कि जो अवहट है किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड को कहा जाता है। लिख लो, 900 ईस्वी से 1000 या 1100 ईस्वी तक। देखो, हर चीज का एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है ना, क्योंकि पुराने जो अब है हमारे पास, अब तो एग्जैक्ट डेट्स चलती है, हम याद रख लेते हैं बुक्स में एग्जैक्ट डेट्स। पहले क्या होते हैं, पहले डायरेक्ट बुक्स में आप देखोगे वहां पर वर्ष मिलेंगे, किसी भी लेखक के देखोगे वहां पर वर्ष ही मिलेंगे। तो जब हम पुरानी से पुरानी पुस्तकें खोजते हैं, तो जहां पर हम देखते हैं कि अपभ्रंश जो भाषा में लिखी गई है वो किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड के बीच में मिलती है, इस टाइम के बीच में मिलती है। और जब हम अवहट का देखते हैं तो अवहट है तो अपभ्रंशी, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए थे और एक नई भाषा का रूप लेती जा रही थी। वो अवहट थी, उसको क्या टाइम पीरियड, वो इस टाइम पीरियड के मिलते हैं हमको, जो लेख वगैरह मिलते हैं वो इस टाइम पीरियड के मिलते हैं हमको। ठीक है, लिख लो। इसको पुरानी हिंदी का नाम भी दिया गया था। अवहट को क्या कहा जाता है? अवहट को ही पुरानी हिंदी का नाम दिया गया था। अच्छा, अवहट को पुरानी हिंदी का नाम दिया किसने था? अवहट को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, तो इसको पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया था? लिख लो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी का नाम दिया था। अच्छा, अपभ्रंश का अर्थ संस्कृत नहीं, केवल संस्कृत नहीं, रास्ते से भटक जाना। अब वो आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अवहट थी, अवहट को एक और नाम दिया गया था, क्या? अपभ्रंश का अपभ्रंश। अपभ्रंश का अपभ्रंश। अवहट क्या थी? लास्ट समय की थी ना। किस चीज का लास्ट समय था ये? अपभ्रंश का। तो कहा जाने लगा जो अपभ्रंश भाषा है वो भी अब अपने रास्ते से भटक चुकी है, कि जो अपभ्रंश भाषा है वो भी अपने रास्ते से भटक चुकी है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाने लगा था? अपभ्रंश का अपभ्रंश। तो इस समय बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए थे ना, एक नई भाषा का रूप लेती जा रही थी, इसीलिए इसको क्या बोला गया? अपभ्रंश का अपभ्रंश बोला गया। ठीक है। अच्छा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, छोटा सा पोर्शन, ऐसे 3 ही पॉइंट है इसके, बस लिख लो। हमारा तीसरा चरण, तीसरा और अंतिम चरण, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखो, पहली क्या थी? सबसे पहले चरण क्या नाम है? प्राचीन आर्य। सबसे पहला चरण क्या था? अभी तो पढ़ के हटे। प्राचीन भारतीय आर्य। प्राचीन आर्य। प्राचीन आर्य भाषा। दूसरा मध्यकालीन। मध्यकालीन। पहला तो प्राचीन है जो बहुत पुराने समय से है, फिर मध्यकालीन, उसका मध्यकाल हमने उसमें पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक। अब वो मध्यकाल के बाद का जो पोर्शन है, जो अब लेटेस्ट है, वो सारा हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का टाइम पीरियड लिखो, 1000 या 1100 ईस्वी से अब तक। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये पुरानी हिंदी थी, हिंदी तो बन चुकी है। अब मैंने बोला ना, हिंदी की जननी, हिंदी का जन्म इसी, अब हिंदी बन गई है। अब हमने ये पढ़ना है 1000 या 1100 ईस्वी से अब तक। 1000 या 1100 का फर्क क्यों आ रहा है? अवहट के कारण। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 भाषाएं हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी।
प्राचीन हिंदी का टाइम पीरियड लिखो 1000 या 1100 से 1400 ईस्वी तक। 1000 या 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, वो आपने ये पढ़ा है जो था 1000 या 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। इसमें कुछ खास नहीं था, हिंदी थी, हिंदी का पहला रूप था। दूसरा लिखेंगे मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी की बात करते हैं। मध्यकालीन हिंदी टाइम पीरियड 1400 में खत्म हुई ना, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास आधुनिक हिंदी। लास्ट आएगा हमारे पास आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड 1850 ईस्वी से अब तक, क्यों हिंदी तो आप अब भी पढ़ रहे हैं ना, और जो हिंदी हम अब पढ़ रहे हैं, जिस लैंग्वेज हम अब पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो आधुनिक हिंदी। आया समझ में? हिंदी भी अपने आप में देखो, अगर हम देखते हैं जो हिंदी मान लो काफी पहले आप पढ़ते होंगे, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते आ रहे हैं। क्यों? हम हर वाक्य को शॉर्ट करते आ रहे हैं, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पूरी लाइन लिखने की बजाय हम एक शब्द लिख रहे हैं, तो नए नए शब्दों का निर्माण हो रहा है। अलग हम बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम दूसरी भाषाओं से अडॉप्ट करते आ रहे हैं, है ना। जैसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, जिसके कारण ये हिंदी भाषा में चेंज हो रहा है। अब मान लो जो हिंदी आप आज पढ़ रहे हो, जो हिंदी हम आज बोल रहे हैं, कुछ सालों के बाद वो भी चेंज हो जाएगी। आया ना समझ में? तो ये है आधुनिक हिंदी। अच्छा, इसका थोड़ा सा रीजन होता है 1850 में क्या चेंजेस हुए, जिसके बाद ये है, वो हम कल कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, धन्यवाद।